हेलो एवरीवन। हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसके टाइप्स कितने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड सामने कैसे आई थी, देन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स कितने थे, उनका इलेक्शन कैसे हुआ था, एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्ट्रक्चर क्या था। फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ फैक्ट्स एंड उसकी कमिटीज़ के बारे में। फिर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज के बारे में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत ही क्यों है, उसके नीड्स के बारे में एंड फंक्शंस के बारे में। एंड चैप्टर के लास्ट में नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताएगा कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। सो माय नेम इज़ महेश खत्री एंड लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और नहीं बल्कि कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमें तीन चीज़ों के बारे में बताती हैं। पहली ये कि कोई देश कैसा होना चाहिए, सेकंड उस देश के जो लोग हैं उनके क्या अधिकार होने चाहिए और उनकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि उस देश को चलाना कैसे है। नाउ हमारे देश, हमारे लोग और हमारी सरकार के बीच क्या रिलेशंस होने चाहिए, क्या संबंध होने चाहिए, इस चीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज़ गवर्नड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड। इट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, गवर्नमेंट एंड स्टेट। संविधान मौलिक सिद्धांतों का एक निकाय है जिसके अनुसार एक राज्य का गठन और शासन होता है। यह लोगों, राज्य और सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। आसान शब्दों में कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रेसिपी की तरह है। अगर रेसिपी अच्छी होती है तो हमारा खाना भी टेस्टी बनता है, और अगर रेसिपी में कोई कमी रह जाए तो हमारा खाना उतना टेस्टी नहीं हो पाता। तो इसी तरह अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बना है, उसमें कोई लूप होल नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो हमारी कंट्री अच्छी चलेगी, उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ही कोई प्रॉब्लम है, कोई लूप होल छूट गया है, तो हमारी कंट्री को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये हमें समझ में आ गया। नाउ हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और नहीं, बस प्रिंसिपल्स, रूल्स और इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है। तो जब ये प्रिंसिपल, रूल्स और इंस्ट्रक्शंस एक बुक में एक जगह कॉडिफाई कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन या संहिताबद्ध संविधान, क्योंकि वो हमें एक बुक में एक जगह सब कुछ एक जगह लिखा हुआ है। इसके एग्जांपल्स हमें मिलते हैं इंडिया एंड यूएसए में। हमने ये देखा भी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारा एक ही किताब में लिखा हुआ है, और उसी तरीके से केस है यूएसए के साथ। अनकोडिफाइड का मतलब ये हुआ कि वो एक जगह लिखा हुआ नहीं है, अलग अलग जगह बटा हुआ है। सो ये दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट इज़ फुली रिटन एंड सेकेंड इज़ पार्शली रिटन। अनकोडिफाइड में फुली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वो सभी मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इज़राइल एंड सऊदी अरेबिया। यहाँ इन कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में बटा हुआ है, कोई एक इनकी सिंगल बुक नहीं है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कह सकें। सो नाउ पार्शली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स तो हमारे रिटन हैं और कुछ चीज़ें लिखी नहीं गई, बल्कि वो बेस्ड हैं कन्वेंशंस पे, कस्टम्स पे, प्रेसिडेंट्स पे, और इन सब चीज़ों को मिला के उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और ऐसी कंट्रीज़ हैं यूके एंड कनाडा। तो इन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलेंगे पार्शली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ओरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस बेस पे कि वो रिटन है या अनरिटन है। अनरिटन में भी वो एक जगह लिखा हुआ है या फिर कन्वेंशंस में डिवाइडेड है। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स कौन से हैं इस बेस पे कि उसको बदला कितनी आसानी से जा सकता है, ईज़ ऑफ अमेंडिंग इट। तो इस बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन के दो टाइप्स हो सकते हैं, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिनको बदल पाना बहुत मुश्किल है,
लाइक यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए यूएसए में सुपर मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। सेकेंड इज़ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिनको बदल पाना बहुत ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए सिर्फ आपको सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है और कोई एक्स्ट्रा मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती इसमें। बात करें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि कुछ कानूनों को हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के द्वारा ही बदल सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया रिजिडिटी का। और कुछ कानून ऐसे हैं जिनको सिंपल मेजॉरिटी से भी बदला जा सकता है। तो इंडिया में दोनों तरह के कानून हैं कि जिनको बदलने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, हाफ ऑफ स्टेट्स की मंजूरी भी चाहिए, और कुछ कानून एक सिंपल मेजॉरिटी से बदले जा सकते हैं। तो इसलिए इंडिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस। सो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, पर उससे पहले हमें यह देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी थी। जब हमारे देश पे ब्रिटेन का कंट्रोल था तो वो लोग ये समझते थे कि इंडियंस अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, और वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद नहीं बना सकते। इसलिए वो लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कामों को करने के लिए इंडियंस को शामिल ही नहीं करते थे। जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइमन कमीशन। ये कमीशन 1927 में भारत आया था। इसके दो काम थे। पहला, जीओआई एक्ट 1919 को रिव्यू करना, एंड सेकंड, इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड करना। इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड करना। इस कमीशन को ऑल वाइट कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। अब इंडियंस ने इस बात का विरोध किया कि भाई आप हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो और हमें ही शामिल नहीं कर रहे। तो ब्रिटेन वालों ने कहा कि इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप बनाने के लायक नहीं है, बल्कि बर्किनहेड जो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, उन्होंने चैलेंज दिया इंडियंस को कि चलिए आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना कर दिखाइए। तो इस चैलेंज को आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वीकार किया और एक कमेटी गठित की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट नाम से एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह बताया गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चाहिए। सो ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड। उसके बाद धीरे धीरे इंडियंस को लगा कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए ताकि हम अपना संविधान बना सकें। इसलिए 1934 में एम.एन. रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय जो एक कम्युनिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए 1934 में। उसके अगले ही साल कांग्रेस जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1935 में ऑफिशियली ये डिमांड करती है कि इंडियंस के पास उनकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए ताकि वो अपना संविधान बना सकें, जिसे ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। फिर 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियंस की हेल्प की ज़रूरत पड़ी, लेकिन इंडियंस ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प करने से मना कर दिया। सो इंडियंस को मनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस की इस डिमांड को मान लिया कि इंडियंस के पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, और ये डिमांड मानी गई थी थ्रू अगस्त ऑफर 1940। लेकिन अगले 6 सालों तक भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया। देन आता है 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान एक 3 मेंबर बॉडी थी जिसको हेड कर रहे थे पैथिक लॉरेंस। एंड लास्टली कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स को मानते हुए ही इंडियंस को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली। अब देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके मेंबर्स इलेक्ट कैसे हुए, इनका चुनाव कैसे हुआ, और ये कैसे डिसाइड हुआ कि कौन चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा। सो कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नाउ हमें पता है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स की वजह से बनी थी, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि इंडियंस ने साइमन कमीशन को तो रिजेक्ट कर दिया लेकिन कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया, क्यों? जबकि दोनों ही कमीशंस में कोई भी इंडियंस नहीं था और सारे वाइट लोग थे।
यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि साइमन कमीशन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आया था, जिसके सारे मेंबर्स वाइट्स थे, कोई इंडियन को उन्होंने शामिल नहीं किया था। लेकिन कैबिनेट मिशन यहाँ पर ये प्रपोज करने आया था कि इंडियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी हो, जिसमें सभी के सभी इंडियंस ही होंगे। तो इसी वजह से इंडियंस ने साइमन कमीशन को रिजेक्ट किया और कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट किया। नाउ कैबिनेट मिशन ने ये प्रपोज किया कि इंडियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल सीट्स होंगी 389, और इन 389 सीट्स को बांट दिया पूरे देश में। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 10 लाख पे एक सीट असाइन की गई। सो हम कह सकते हैं कि जो उनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन था वॉज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। आज जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं, उस समय प्रोविंसेस हुआ करते थे। उस समय ब्रिटिश इंडिया में 3 तरह के क्षेत्र आते थे। पहला चीफ कमिश्नर प्रोविंस, दूसरे ब्रिटिश प्रोविंसेस जहां ब्रिटिश डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, एंड थर्ड इज प्रिंसली स्टेट्स जहां इंडियन किंग्स हुआ करते थे। तो 389 सीट्स में से 4 सीट मिली चीफ कमिश्नर प्रोविंस को, एक दिल्ली को, एक अजमेर को, एक कुर्ग को, एक बलूचिस्तान को। फिर 292 सीट्स मिली ब्रिटिश प्रोविंसेस को, ब्रिटिश प्रांतों को, जहाँ पर ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल में थे। एंड थर्ड 93 सीट्स मिली प्रिंसली स्टेट्स को, इंडियन राजाओं को। अब यहाँ इंडियन किंग्स तो जिनके पास 93 सीट्स थी वो तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे कि भाई अपने मर्जी से आप कोई भी अपने 93 मेंबर्स यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज दो। लेकिन जो ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे और ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, यहाँ पर एक अलग ही प्रोसेस से इन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया। इन प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हुआ करती थी, जिनको चुनते थे डायरेक्ट पीपल, डायरेक्ट लोग इन्हें चुनकर बनाते थे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आज की विधानसभा है, जैसे दिल्ली की विधानसभा है, हरियाणा की विधानसभा है, महाराष्ट्र की है, तो यहाँ पर हम एमएलए चुनकर भेजते हैं। तो इसी तरह उस समय में यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, और कैबिनेट मिशन में ये प्रपोज किया गया कि इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लोग ही वोटिंग करेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुनेंगे। बट इस प्रोसेस में एक हल्का सा चेंज था। इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में जो मुस्लिम थे वो सिर्फ मुस्लिम को चुनेंगे, जो सिख थे वो सिख को चुनेंगे, और बाकी जो भी था वुमेन, जनरल, वो सब जनरल में आ जाते थे, और वो सिर्फ चुनेंगे जनरल कैंडिडेट को थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस सिस्टम में कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलती थी, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये कैंडिडेट, सेकंड प्रेफरेंस पे ये कैंडिडेट, थर्ड प्रेफरेंस पे ये कैंडिडेट, और उसी तरह उनका चुनाव होता था। सो इस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ। अब इन सब चीज़ों से एक बात क्लियर है कि इंडिया के लोगों ने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं चुना, बल्कि उन्होंने जिस लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना था उन लोगों ने इस असेंबली को चुना। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन तो तब होता है जब इंडिया के लोग डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुनते, लेकिन अब लेजिस्लेटिव असेंबली ने, जो इंडिया के लोगों द्वारा चुनी गई थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव किया। सो आई होप कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का चुनाव कैसे हुआ था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर वी नो कि कैबिनेट मिशन की प्रपोजल्स की वजह से ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जो 1946 में इंडिया आया था। लेकिन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फ़र्स्ट सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। इसको हम अनडिवाइडेड इंडिया की फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फ़र्स्ट सिटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा देश का पार्टीशन हुआ था 1947 में, और 1947 में पार्टीशन होने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फ़र्स्ट सिटिंग हुई थी 14 अगस्त 1947 को। तो अनडिवाइडेड इंडिया की फ़र्स्ट सिटिंग 9 दिसंबर 1946, और पार्टीशन के बाद 14 अगस्त 1947, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फ़ाइनल सिटिंग, आखिरी सत्र हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इस बीच टोटल 11 सेशंस हुए थे, जो 165 दिनों तक चले थे। तो ये कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल टर्म 2 साल 11 महीने और 18 दिन का था, और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1939 यानी 26 नवंबर 1949, लेकिन ये इफ़ेक्टिव हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
यानी हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पॉइंट ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था, तो 2 महीने का वेट क्यों किया गया उसे 26 जनवरी को लागू करने के लिए। तो इसका मतलब ये कोई इम्पॉर्टेंट डेट रही होगी। तो देखते हैं कि इस डेट पे ऐसा क्या हुआ था जो हमारे लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को इसी डेट पर रिलीज़ किया, यानी प्रभावी बनाया। तो ये बात है 1929 की, जब आईएनसी का सेशन लाहौर में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। इस सेशन में ये कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी ऐसे फेमस हुई, तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रभावी किया 26 जनवरी को। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रभावी हुआ 26 जनवरी 1950 को। नाउ अब देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ कौन कौन सी थी। तो ये हैं 8 इम्पॉर्टेंट मेजर कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो यूनियन पावर्स कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इनके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो प्रांतीय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो हम सब जानते हैं BR अम्बेडकर जी के अंडर थी, इसीलिए हम कहते हैं कि BR अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसमें टोटल 7 मेंबर थे, इंक्लूडिंग BR अम्बेडकर जी। नाउ फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स, इस कमेटी के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नाउ रूल्स कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे आगे चलकर पहले राष्ट्रपति बने थे। देन स्टेट कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। एंड स्टीयरिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे अगेन राजेंद्र प्रसाद जी। सो ये है हमारी इंपॉर्टेंट कमेटीज़, इनके चेयरमैन हमें याद होने चाहिए। देखिए, जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो सबसे पहले उसका बेस तैयार किया जाता है, उस बेस के ऊपर ही उस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। तो ये समझिए कि ये बेस है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और ये बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने हमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए थे ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। इन्हीं गाइडिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर जो कि ये हैं इंडिपेंडेंट, सॉवरेन, ये हैं हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स, इसी के बेस पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बना है। क्लियर है? सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किए गए थे बाय जवाहरलाल नेहरू इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको पास किया था या अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947। ये 2 डेट्स आपको याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब प्रेजेंट किया गया था, बाय हुम, और कॉन्स्टिट्यूशन कब पास किया गया था। ओके, नाउ अब पढ़ते हैं इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थे। एंड एक बात और, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स के बाद इसको प्रीएम्बल के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पास करवाया गया। सो आज हम कह सकते हैं कि हमारे प्रीएम्बल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ली गई थी। नाउ इंडिपेंडेंट वो देश होता है जिस पर बाहर से किसी का कंट्रोल ना हो या इन्फ्लुएंस ना हो। एंड सेकेंडली, वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली खुद ही ले सके, मतलब स्वतंत्रतापूर्वक अपने डिसीजन को अपने आप ले सके। नाउ सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, इसका अर्थ होता है, एक वर्ड में समझे तो सेल्फ रूल। मतलब वो देश सॉवरेन है जहाँ के लोग ही वहाँ पर शासन करते हों, उसको सॉवरेन बोलते हैं, किसी दूसरे का इन्फ्लुएंस ना हो उस पर। नाउ रिपब्लिक इज़ दैट स्टेट विच इज़ रन बाय इट्स पीपल और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो लोगों द्वारा या उनके चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए, उस स्टेट को, उस देश को रिपब्लिक बोलते हैं। नाउ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, मतलब इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया में स्टेट्स एंड सेंटर दोनों होंगे, इन दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स होंगी, एंड इन दोनों के पास अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस यानी कि जिम्मेदारियां होंगी, किसको क्या काम करना है और किसको क्या नहीं करना।
थर्ड इज स्टेट शैल एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑफ ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। सारे पावर्स और फंक्शंस गवर्नमेंट के स्टेट्स निभाएगा। नाउ ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी शैल फ्लो फ्रॉम पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि जो इंडिया के लोग हैं उन्हीं के पास असली अथॉरिटी होगी और उन्हीं के पास असली पावर होगी, तो लोग ही सर्वोपरि होंगे। देन फिफ्थ इज गारंटी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तीन तरह की गारंटीज़ के बारे में बात करता है। फर्स्ट इज जस्टिस, सेकंड इज इक्वालिटी एंड थर्ड इज फ्रीडम। जस्टिस यानी कि न्याय, और जस्टिस भी तीन तरह की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि किसी के साथ भी सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इनजस्टिस नहीं होगी। नाउ सेकंड पे आते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दो चीज़ें हैं। तो इक्वल सभी को समान अवसर मिलेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये हुआ, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के सामने सब समान है, कानून सब पर एक तरह से लागू होगा, समान रूप से लागू होगा। थर्ड इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, वोकेशन एंड एसोसिएशन एंड एक्शन। इन सब की फ्रीडम होगी हमें, यानी कि लोग अपने व्यूज़ रख सकते हैं, एक्सप्रेशन में आ गया, स्पीच दे सकते हैं, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, उनका कोई भी फेथ हो सकता है, किसी की भी वर्शिप कर सकते हैं, उनका कोई भी वोकेशन यानी कोई भी उनका प्रोफेशन हो सकता है, और वो कोई एक संस्था बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हैं। एंड इस तरीके की फ्रीडम की बात की गई थी। लेकिन इस फ्रीडम पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये तभी तक वैलिड है जब तक लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी को कोई हानि नहीं पहुंचती। अगर देश का लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू स्पीच, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन ऑफ समवन, तो इस गारंटी को लिमिट किया जा सकता है। सिक्स्थ इज सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो उनके लिए सेफगार्ड्स की बात की गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। सेवेंथ इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसका सीधा मतलब ऐसे समझिए कि इंडिया हैज़ द राइट टू डिफेंड इट्स बॉर्डर्स एंड टेरिटरीज। इंडिया के पास ये अधिकार होगा कि वो अपनी बॉर्डर्स और उसके अंदर जो भी टेरिटरीज है उसकी रक्षा कर सके। एट्थ इज प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंडिया वो हर कोशिश करेगा जिससे वर्ल्ड पीस बना रहे एंड मैनकाइंड का वेलफेयर हो। नाउ हमने देखा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और उसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। अब देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना किस बेस पे था, उसके सोर्सेज क्या थे, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ ली गई थी। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान चीज़ नहीं है कि किसी ने रात को सोचा और सुबह तक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता था, बहुत सारे चीज़ों पर डिबेट्स हुई थी। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट हुई थी कि माइनॉरिटी को क्या अधिकार मिलने चाहिए, रिजर्वेशन के ऊपर भी बहुत सारी डिबेट्स हुई थी, नेशनल लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारी डिबेट्स हुई थी। तो इस तरीके की डिबेट्स बहुत सारी हुई थी। हाँ, यहाँ पर एनसीईआरटी मेंशन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में एक टॉपिक ऐसा था जिस पर कोई डिबेट नहीं हुई थी, और वो था यूनिवर्सल सफरेज का। यानी कि सबको वोटिंग का अधिकार मिले, प्रोवाइडेड कि वो एक सर्टेन एज से ऊपर हों। जीओआई एक्ट 1935 के बाद भी हमारे लीडर्स ने बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा था ताकि उनसे अच्छी अच्छी बातें ली जा सके और उनके शॉर्टकमिंग्स को हटाया जा सके। लेकिन दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं किया गया, बल्कि इंडियन प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशंस को देखा गया और उसके बाद उनमें अमेंडमेंट्स की गई और देन वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में लिया गया। सो नाउ देखते हैं कुछ कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस जहाँ से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चीज़ें बोरो की थी। सो इंडिया ने ब्रिटेन से ये सारी चीज़ें ली थी। फर्स्ट इज़ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम और प्लुरैलिटी सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो 10 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन
जब रिज़ल्ट आएगा तो उनमें से जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट है, मान लीजिए ए कैंडिडेट के पास सबसे ज़्यादा वोट है, चाहे वो कितनी भी हों, तो उस ए कैंडिडेट को विनर घोषित कर दिया जाएगा। दिस मीन्स फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सेकेंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप। तो थर्ड इज रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन। इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉ पब्लिकली बनाया गया है वही लॉ सब पर लागू होगा, हर जगह लागू होगा, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्टेट खुद हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे लोग हों, चाहे जुडिशरी हो, हर जगह वही रूल चलेंगे और उन्हीं का शासन होगा। देन फोर्थ इज स्पीकर। पोस्ट ऑफ स्पीकर भी हमने ब्रिटेन से ली थी, अभी हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला। फिफ्थ इज़ लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून निर्माण विधि, कि कानून कैसे बनाया जाए, उस पर वोटिंग कैसे हो, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे हो, और उसको फिर दूसरी सभा, राज्यसभा में, अगर लोकसभा से पास हुआ है तो फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाए और फिर उसको प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए भेजा जाए। तो ये सारा प्रोसेस भी हमने ब्रिटेन से ही बोरो किया है। नाउ यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जुडिशियल रिव्यू भी हमने यूएसए से ही लिया है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानूनों को कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पर परख सकते हैं, तो इसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। थर्ड इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ये आइडिया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, बाहर से उस पर कोई इन्फ्लुएंस ना डाल सके या उसको कोई कंट्रोल ना कर सके, ये आइडिया भी हमने यूएसए से ही लिया है। नाउ फ्रांस से तो हमने उनका नेशनल स्लोगन ही ले लिया। उनका नेशनल स्लोगन था ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। देन कनाडा से क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। यहाँ क्वाजी फेडरल का मतलब होता है कि देश में दो सरकार होगी, सेंटर एंड स्टेट, दोनों के पास पावर्स होंगी लेकिन सेंटर के पास कुछ ज़्यादा पावर्स होंगी। इसको कहते हैं क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन आयरलैंड से हमने आइडिया लिया डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सो डीपीएसपी इंश्योर करता है कि इंडिया में सोशो इकोनॉमिक जस्टिस हो। सो ये थे कुछ कंट्रीज़ जहाँ से हमने इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को बोरो किया था। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज़ वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों है। या हम कह सकते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन और उसकी नीड दोनों ही इन 5 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। सो फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, यानी तालमेल और भरोसा। देखिए इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, डिफरेंट स्किल्स हैं उनकी, डिफरेंट एज ग्रुप के भी लोग हैं, एंड इंडिया की पॉपुलेशन है 141 करोड़ पीपल। तो इतने लोगों को अगर साथ में रखना है तो एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स होना ज़रूरी है, बेसिक सेट ऑफ रूल्स होना ज़रूरी है जिससे कि उनके बीच कोऑर्डिनेशन हो सके। नाउ एश्योरेंस, इसको ऐसे समझिए लाइक दो लोग हैं, रिच एंड पुअर, और इन्होंने दोनों ने ही एक एक्सीडेंट कर दिया। अब जो रिच है बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक कंडीशन, इसको तो कानून छोड़ देता है और पुअर को सज़ा दे देता है क्योंकि उसके पास पैसे कम हैं। तो जब इस बात का इस पुअर इंसान को पता लगेगा तो क्या वो ये नहीं कहेगा कि उसे ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए क्योंकि सेम सेट ऑफ रूल्स सब पर लागू नहीं हो रहे। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये एश्योर कराता है कि सेम सेट ऑफ रूल्स सभी पर लागू होंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन। तो कोई भी कंडीशन हो, सब पर सेम रूल लागू होंगे। यहाँ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन तब तक इफ़ेक्टिव नहीं होगा जब तक पहली चीज़ वो सबको पता ना हो,
भाई सबको पता होगा तभी तो वो उसको फॉलो करेंगे। एंड सेकेंडली वो इन्फोर्सेबल ना हो, प्रभावी ना बना सकें उसको। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रभावी नहीं होगा तो कोई मानेगा ही नहीं उसको। तो इसलिए इन्फोर्सेबल होना भी ज़रूरी है और सबको पता होना भी ज़रूरी है, तभी ये इफ़ेक्टिव होगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन मेकिंग पावर्स, निर्णय निर्माण शक्तियों की विशिष्टताएं, स्पेसिफिकेशंस। तो सिंपल टर्म में कहूँ तो ये कौन डिसाइड करेगा कि डिसीजन कौन लेगा, मतलब डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी, ये कौन डिसाइड करेगा। तो इसके 3 हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। अगर तो देश वो मोनार्की है, कोई देश मोनार्की है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया है, तो वहाँ पर सारे डिसीजन मोनार्क लेता है, जो वहाँ का तानाशाह है, राजा है वो लेगा। तो इसमें कोई पीपल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई पार्टी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, सीधा मोनार्की है। सेकंड इज सिंगल पार्टी सिस्टम, एक ही पार्टी है उस देश में और वही सरकार चलाती है। तो डिसीजन लेंगे उस पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग जो टॉप पर हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पड़ोसी देश चाइना। मुझे तो यहाँ सऊदी अरेबिया और चाइना में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, बल्कि चाइना में जहाँ सिंगल पार्टी सिस्टम है तो इसको हम कह सकते हैं कलेक्टिव मोनार्की, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान अपनी मर्ज़ी से कानून बनाता है और यहाँ पर 4-5 इंसान अपनी मर्ज़ी से कानून बनाते हैं। सो थर्ड इज़ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र, जो हमारे प्यारे भारत में भी है। सो डेमोक्रेसी में डिसीजन कौन ले, इसके रूल्स कौन बनाए, इसका डिसीजन लेते हैं लोग। और यहाँ 2 तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, एक जो ग्रीस में लेते हैं एंड सेकंड इज़ इंडिया। ग्रीस में हर मैटर पर वोट किया जाता है, रेफरेंडम किया जाता है, मतलब लोगों से वोट डलवाई जाती है कि ये चीज़ करें या नहीं ये चीज़ ना करें। एंड सेकंड इंडिया के केस में क्या होता है कि लोग वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, यानी कि एक बार 5 साल के लिए लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लिया। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स किसी भी मैटर पर वोट कर सकते हैं, तो इसको वहाँ के लोगों की ही वोट मानी जाती है। सो क्लियर है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लिमिटेशंस ऑन पावर, शक्तियों पर सीमाएं। सो इसे ऐसे समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी पावर गवर्नमेंट को दे रखी है और लोगों ने इस गवर्नमेंट को चुना है। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने चुने जाने के बाद ऐसे डिसीजन लेना शुरू कर दिया जो इनके खिलाफ जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गवर्नमेंट ये कहती है कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप उन्हें फैक्ट्रीज़ में काम कराइए ताकि देश की इकोनॉमिक हालात अच्छे हो सकें। तो ये बिल्कुल गलत डिसीजन होगा, लेकिन लोग कर भी कह सकते हैं क्योंकि 5 साल के लिए गवर्नमेंट चुनी जा चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी लगाई हैं। और वो लिमिटेशंस क्या हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को बोलता है कि आपको जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशंस, जो भी एक्ट्स अमेंडमेंट्स बनानी है वो आप इस एरिया में बना लीजिए, यहाँ आपको जो भी उछल कूद करनी है आप कर सकते हो, बट आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स में एंटर नहीं करोगे, उनके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? लाइक इक्वालिटी, abolition of untouchability, देन राइट टू एजुकेशन आ गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में आती हैं, राइट टू लाइफ। एंड अभी पीछे कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि राइट टू इंटरनेट भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, तो गवर्नमेंट इसे भी नहीं हटा सकती। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जैसे कि इमरजेंसी, इसमें सरकार इनके ऊपर कानून बना सकती है, उसके भी कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। सो क्लियर है। नेक्स्ट, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिवली जो हमारे 20th सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, मतलब जो नए कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ये उनकी क्वालिटीज़ है। पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस में ये क्वालिटी मिसिंग थी। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है गवर्नमेंट को कि समाज में कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं, आप इनको कम करने की दिशा में काम करो। तो इसी को बोलते हैं एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। इनको पूरा करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और ये एस्पिरेशंस एंड गोल्स क्या हैं? लाइक रिजर्वेशन, जो पिछड़े लोग हैं उनको ऊपर उठाना। देन मिड डे मील, जो बच्चे स्कूल में आते हैं वो भूखे पेट ना पड़ें, इसलिए उनको मिड डे मील की सुविधा दी जाती है। बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। देन हेल्थ सर्विसेज फ्री में दी जाती हैं।
होम सब्सिडीज़, घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। और अगर गवर्नमेंट किसी वजह से सब्सिडीज़ नहीं दे पाती घर बनाने के लिए तो वो नाइट शेल्टर्स प्रोवाइड करवाती है। एंड लास्ट बट और अगर गवर्नमेंट किसी वजह से सब्सिडीज़ नहीं दे पाती तो वो नाइट शेल्टर्स प्रोवाइड करवाती है। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ये सबसे बड़ा एस्पिरेशन है हमारी सोसाइटी का, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको भी पूरा करता है। नाउ फंडामेंटल आइडेंटिटी, राष्ट्र की बुनियादी पहचान। कॉन्स्टिट्यूशन एक इंसान को 3 तरह की आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सेकंड इज़ मोरल आइडेंटिटी एंड थर्ड इज़ नेशनल आइडेंटिटी। सो पॉलिटिकल आइडेंटिटी में ये होता है कि जब लोग संविधान बनाते हैं तो वो खुद को एक आइडेंटिटी देते हैं और उसी आइडेंटिटी को पॉलिटिकल आइडेंटिटी बोलते हैं, यानी कि राजनीतिक पहचान। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। संविधान बनने से पहले हम सब की अलग अलग पहचान थी, लाइक कोई बंगाली, कोई राजपूत, कोई पंजाबी, कोई मराठी। लेकिन 1949 में संविधान बनने के बाद हम सब की एक पहचान हो गई और वो है इंडियन। नाउ मॉरल आइडेंटिटी, देखिए जब हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे व्यवहार पर असर डालती हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो डायरेक्टली हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। एंड सेकंड इज़ पर्यावरण को बचाना, इन्वायरमेंट को सेव करना, पर्यावरण को बचाना। एंड हमारे फ्लैग का को रेस्पेक्ट करना, झंडे का सम्मान करना। तो इन चीज़ों से हमारी एक मोरल आइडेंटिटी बनती है और ये हर कॉन्स्टिट्यूशन की अलग आइडेंटिटी होती है। लाइक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोगों में एक अलग मोरल आइडेंटिटी जनरेट करता है एंड पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के लोगों में एक अलग मोरल आइडेंटिटी जनरेट करता है। सो क्लियर। नाउ नेशनल आइडेंटिटी, यानी कि राष्ट्रीय पहचान। सो कॉन्स्टिट्यूशन देश के लोगों को एक नेशनल आइडेंटिटी भी प्रदान करता है। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं तो हम इंडियन हुए, और अगर हम श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे तो हम श्रीलंका के हो जाएंगे। और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो उसकी आइडेंटिटी है, वही आइडेंटिटी उन लोगों की भी हो जाती है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी जर्मनी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करती है। इन दोनों में फ़र्क एक ही है कि जो जर्मनी के लोग थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को ही जर्मनी की आइडेंटिटी बना लिया, मतलब वो एथनिक बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन था उनका। और जो इंडिया की आइडेंटिटी, जो इंडियन लोगों की आइडेंटिटी है वो इंडिया से उन्हें मिली है, ना कि उन्होंने इंडिया को अपनी कोई आइडेंटिटी दी है। सो क्लियर है। नेक्स्ट, सो अब टॉपिक है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो प्रभावी हो, लोग उसे माने, सब फॉलो करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे 3 पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट इज़ प्रोमलगेटेड बाय पॉपुलर लीडर्स, कि वो प्रसिद्ध नेताओं द्वारा बनाया गया हो जिनकी समाज में इज्जत हो। फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मेन रोल था उनका। देन वल्लभ भाई पटेल भी थे, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, अबुल कलाम आज़ाद, बी आर अम्बेडकर, इन्होंने तो ड्राफ्टिंग ही की थी। एंड अगर इनकी जगह मैं और आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते तो शायद उसे कोई फॉलो भी नहीं करता। और वो इसलिए क्योंकि जो प्रसिद्ध नेता हैं, जो उन लोगों के बीच में से ही उठकर आए हैं, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इनकी क्रेडिबिलिटी थी, इसीलिए लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना शुरू किया। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ इट शुड कंटेन सब्सटेंटिव प्रोविजंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रीज़न, ऐसा कोई उनके लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि लोग उससे जुड़ाव महसूस करें, अपने आप को लगे, उनको लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इनमें हमारे मतलब की चीज़ है, हमारे फ़ायदे की चीज़ है। एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक वुमेन को कब लगेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए बनाया गया है? उन्हें तब लगेगा जब उन्हें इक्वालिटी मिलेगी, वोटिंग राइट्स मिलेंगे, किसी भी इनइक्वालिटी से उनकी प्रोटेक्शन होगी, तो तब उन्हें लगेगा कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए है। सिमिलरली डिप्रेस्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज़, इनको भी तभी कॉन्स्टिट्यूशन अपना लगेगा, तभी उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे जब इनके फ़ायदे की बात, इनके प्रोटेक्शन की बात उसमें कही गई होगी। सो क्लियर है। थर्ड इज़ बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन,
वही कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव यानी प्रभावी होता है जिसमें फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर हो, यानी कि बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन के पास सारी पावर ना देकर पावर का बंटवारा कर दिया, उसको टुकड़ों में तोड़कर और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को दे दिया। तो फॉर एग्जांपल इंडिया में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधान पालिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका एंड जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, इनके बीच में पावर को बांट दिया गया है ताकि किसी एक इंस्टीट्यूशंस के पास ज़्यादा पावर ना आ जाए और वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही ख़त्म ना कर दे। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ओके, क्लियर है? नाउ नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ लास्ट में नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये आइडिया देगा कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होना कितना ज़रूरी है और ये एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कितना मुश्किल है। नेपाल में आज तक 6 कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं। सबसे पहले 1948, देन 51, 59, 62, 90 एंड 2015। जो पहला मल्टी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन था वो था 1959 का, और उसके बाद जो नो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो बना था 1962 में, जिसमें कोई भी पार्टी नहीं थी। मेनली ये जो शुरू के 5 कॉन्स्टिट्यूशन थे 1948, 51, 59, 62, 90, यहाँ तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन आए वो सब इन्फ्लुएंस थे बाय नेपाल किंग। नेपाल किंग का उस समय बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो इसलिए ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर 2001 में रॉयल फैमिली का मैसेकर हो जाता है, उनकी सामूहिक हत्या हो जाती है, उन्हीं के फैमिली मेम्बर ने उनको मार दिया था। देन उसके बाद 2001 में किंग बनते हैं ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सिंह। ये 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश कर देते हैं और कंप्लीट कंट्रोल कर लेते हैं नेपाल पर। उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टीज़ प्रोटेस्ट करती हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और इसी प्रोटेस्ट की वजह से नेपाल एक रिपब्लिक नेशन बन जाता है 2008 में, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है 2015 में। नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाकर मैं आपको ये समझाना चाहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा स्मूथ नहीं रहता। इंडियंस लकी हैं कि उनको एक बार में अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया और उसको किसी ने ख़त्म नहीं किया। एक बार कोशिश हुई थी 1975 में, बट वो कोर्ट्स के थ्रू बचा लिया गया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एंड अगर किसी को इसके MCQs करने हैं NCERT बेस्ड, तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। थैंक यू।